सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तो आपने काला चश्मा पहना होता तो मैं सोचता कि आप कैटी के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप काली टाई ही पहन आए हैं तो ये क्या आप वुकला के साथ इज़हार यकजहती? नहीं सर, नहीं सर, क्या हो गया? सर मैं एहतजाज पे हूँ, एहतजाज में हूँ। वाह। वो मैंने सोचा कि आज जुमे का दिन है तो कहीं ना कहीं तो एहतजाज हो रहा है और मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। तो ये यूनिवर्सल एहतजाज की वर्दी है मेरी। वाह। कि मैं इस वक्त किसी भी चीज़ के ऊपर ना प्रोटेस्ट मोड में। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर करके आपने कहा कि वो कोई ना किसी चीज़ पे तो हम आउटरेज्ड रहते हैं। सर हम आउटरेज्ड हैं, लेकिन देखिए मैं थोड़ा हट के सोशल मीडिया से कर रहा हूँ। वो क्या होता है सर, प्रोटेस्ट, पोस्ट लगा दी, बात कर दी, रीट्वीट कर दी। सर मैं फिजिकली एहतजाज कर रहा हूँ एक काली टाई पहन। और गोरों में तो वैसे भी ये फ्यूनरल ड्रेस भी है ना सर, सब याद है, सब ठीक है सर। लेकिन इसमें आप ये देखें ना कि वो येलो स्टोन का बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि नथिंग लाइक अ गुड फ्यूनरल टू सेट थिंग्स स्ट्रेट। तो वैसे मेरे ख्याल में अस्पताल का भी आपका कभी कभी चक्कर लग जाए ना तो आप आसमान से ज़मीन पे आ जाते हो कि या अल्लाह सीधा सीधा रखिए। सर ये यानी कि ये हमारे ऑयल चेंजेस हैं, ये ऑयल चेंज हो जाता है। सर बहरहाल सर स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हॉकी का हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया, अजलान शाह कप। पाकिस्तान हमारी टूर्नामेंट नहीं जीता, उसने दिल जीत लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने हमारे। और शुक्र है फाइनली या तो हमारी सुन ली गई या वैसे खुद से एहसास हुआ हुकूमत वक्त को कि उन्होंने प्राइजेस अनाउंस कर दी, कैश प्राइज़। आपको पता है हमें ये कैश डिस्पर्जन का जितना मज़ा आता है और किसी चीज़ का नहीं आता। मैं अज्यूम करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हॉकी फेडरेशन जो है हमारी, तो उनको इनाम देने की क्या ज़रूरत है। हमने तो ये भी सुना है कि फेडरेशन की कोई इतना रोल नहीं था इस पूरे चीज़ में, ये प्लेयर्स की ही कोशिश थी, काविश थी, और बगैर स्पॉन्सर के ये गए और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो तो इन प्लेयर्स की थी और उन्हीं को सब कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। साथ में शहबाज शरीफ ने ये भी अनाउंस किया है कि हमारे जो अरशद हैं जेवलिन थ्रोअर, उनकी जो ओलंपिक्स का जितना खर्चा है वो भी सरकार उठाएगी। प्लस ओलंपिक फेडरेशन को भी शायद 15 मिलियन दे रहे हैं। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि प्लेयर्स को मिलना चाहिए। फेडरेशन में तो फिर आपको पता है कि सरकारी नौकरियों वाले होते हैं जिनकी तनख्वाहें और बाकी पर्क्स हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में हॉकी को फ़रोग देने के लिए ये आइडियल टाइम है और उसका आइडियल तरीका ये है कि ये जो 16 प्लेयर्स हैं, इन 16 के 16 को बहुत ही लिशकती हुई कोई करोड़ रुपए प्लस की गाड़ी एक गिफ्ट कर दें सारों को, सबको एक दाना। और उसके बाद आप ये देखें कि जब ये सुबह लिशकती हुई अपनी गाड़ी पे निकलेंगे घर से और शाम को आप इनके मोहल्ले में जाके देखेंगे तो उधर का हर बच्चा हॉकी खेल रहा होगा। सो आपने इनको रोल मॉडल बनाना है और रोल मॉडल इसी तरह बनता है इस मुआशरे में कि लिशकती हुई गाड़ी और महंगा सा फ़ोन, सुपरस्टार। सर बिल्कुल। और ये क्रिकेट के अंदर तो हमने देखे ना, आजमा चुके हम ये चीज़ कि हमारे क्रिकेटर्स को गाड़ी का बड़ा शौक है। मतलब हमारे तमाम क्रिकेटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ रखी हैं। सईद अनवर के पास एक बड़ी बेहतरीन कन्वर्टेबल मर्सिडीज़ होती थी। हमारे जो इस वक्त के कप्तान हैं उनके पास एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार है, मतलब इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, वो भी सर। बाकी तमाम को ले लें, वसीम अकरम जो है वो इंग्लैंड में पोर्स चलाते थे। सो गाड़ी के साथ ना एक वो अटैच हो जाते हैं यार कि मैं आ गया हूँ, मैंने कर लिया है, तब आप करो ताकि आप भी आ जाओ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी साहब ने महकमों की हद तक बात की कि वहाँ पे अगर पैसे चले गए फेडरेशन के अंदर तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में लग जाएंगे, तनख्वाहें, बोनसेस वगैरह ये वो। सर बोनस का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो सर आज एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जो एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, उसने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए 20% बोनस अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि उनका 4.3 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। वाह। तो उसके बाद तो बनता ना सर, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त मतलब उन्होंने सब कुछ इधर उधर कर दिया। तो मैं वैसे ही मेरे जहन में आया कि मतलब आपको पता है हम हर जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उनको उसकी फिटिंग ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ वो बैठ जाए। तो यहाँ बैठ रही थी, मैंने उठा दी। बहुत। तो सर ये हो गई हॉकी की बात। सर अब चलें वॉलीबॉल। पाकिस्तान जो है वो एक एशियन टूर्नामेंट के अंदर खेल रहा है, मेन साइड हमारी, और इस वक्त तक
हम एक विनिंग स्ट्रीक पे हैं, 4 मैच लगातार जीते हैं। आखिरी जो था कल के रोज़ किर्गिस्तान को हराया उन्होंने। सर वॉलीबॉल जो है उसके बारे में हमें ये पता चला है कि हमारी फेडरेशन जो वॉलीबॉल की है वो बड़ी एक तो वेल फंडेड है, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वो वॉलीबॉल को एक पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रही है, और वो शायद बना भी जाएं, क्योंकि इस गेम में हमारा टैलेंट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी हम टूर्नामेंट फॉलो करते रहेंगे। बट ये पढ़ के इतनी खुशी हुई कि 2 हफ्ते के ही अंदर एक हॉकी जो हमारी स्पोर्ट है लेकिन हम भूले हुए तो याद आ गई, और एक ऐसी स्पोर्ट जो शायद हमें कभी पता भी नहीं था हमारी अपनी है, वॉलीबॉल। बिल्कुल, और पाकिस्तान जो है ना एशियन रैंकिंग्स में टॉप 10 के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ बॉयज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं। अच्छा, हमारे इसमें जो है जो इदारे हैं उसमें फ़ौज हो गया, पुलिस हो गई, वापडा हो गया, इनका भी किरदार है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी टीम है। वापडा का या वापडा का है? वापडा। हाँ, और इनकी अपनी टीम्स होने का होता ही है ना कि आप अगर स्पोर्ट्स वॉलीबॉल बेस पे आ गए हो तो आपकी तनख्वाह लग गई है, आप ज़रा कंफर्टेबल हो गए हो। सो ये इस तरह की चीज़ें हेल्प करती हैं। और फिर इसमें मुझे एक और चीज़ ये भी लगती है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड्स उस तरह से नहीं हैं, हॉकी हो गया, ऑस्ट्रोटर्फ एक बहुत खर्चे वाला काम है, क्रिकेट भी बहरहाल आपको बाकायदा बड़ी ग्राउंड चाहिए। वो और बात है कि गली में भी खेली जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जब मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स बनते हैं ना, सो वो चाहे इस्लामाबाद में कोई जिन्ना स्टेडियम के लेवल का स्टेडियम हो या एक किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी में चाहे 1 एकड़ पे बनी हुई कोई फैसिलिटी हो, वॉलीबॉल स्पोर्ट ऐसी है कि वो क्योंकि जगह कम लेती है तो वो उसमें ज़रूर होती है। सो इस वजह से भी मुझे लगता है कि मतलब उनका कोर्ट चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ना भी हो, लेकिन क्योंकि मुख्तस होती है वो स्पेस, इसलिए पाकिस्तान उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एस्ट्रोटर्फ पे भी नहीं खेली जाती, ये बीच वॉलीबॉल भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल। तो और मुझे तो ये भी पता चला कि हमारी वॉलीबॉल की मेंस साइड तो है भी, हमारी विमेंस साइड भी है, और उनकी जो कोच हैं वो भी एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर खातून है, तो वो भी बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त। और हमारी जो विमेंस टीम है वो भी हल्की नहीं है। हाँ, नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। और हम यहाँ पे अपील करते हैं आवाम से कि इनको फॉलो करें, इनको ज़रा देखें सोशल मीडिया पे, और आप मुतासिर होंगे, और उसके बाद से इस स्पोर्ट को भी आप फॉलो करना शुरू करें। और तमाम ऐसी स्पोर्ट्स है, शिवाजी साहब ने शायद ये भी जिक्र किया था इसके अंदर कि तमाम ऐसी स्पोर्ट्स जो है उनको अब गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ देखेगी। तो सर ये तो देखें ना, एक विक्ट्री लैप बनता है एक और, कि हम जो बोलते रहे, और बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, सिर्फ हम इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ऑब्वियसली नहीं ले सकते। सब ने कहा कि देखें जी कि एक मिनिमल रिसोर्सेज के साथ एक ऐसी टीम, हॉकी और वॉलीबॉल की चलिए आप बात कर लें, वॉलीबॉल तो चलिए थोड़ा बेहतर फंड है, हॉकी में तो डेफिनेटली कि मिनिमल रिसोर्सेज के साथ जाके आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर दी। क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए अगर आप बैक ट्रैक भी कर लें और ये कर दें, आवाम को टेंशन नहीं होगी। सर क्रिकेट से हम बड़े तंग भी हैं। बिल्कुल, और वैसे भी ज़्यादा जगह होनी चाहिए जहां आप अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल सको। क्यों सिर्फ हमने अपनी सारी जो वो है आउटरीच वो क्रिकेटर्स के लिए रखी हुई है? मतलब हम जैसे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे दूसरी स्पोर्ट्स में, आधा गुस्सा वहाँ निकल जाएगा। हाँ, और सर देखिए हमने जो सिंगल मैन स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया उनका अरशद नदीम का, जिनको भी उन्होंने फंड कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है। बट सर मुझे बताएं, हमने अपने वर्ल्डेस्ट उसमें भी नहीं सोचा था कि यार पाकिस्तान एक वर्ल्ड लेवल का जेवलिन थ्रोअर पैदा कर लेंगे। बिल्कुल नहीं सोचा था। और मतलब एक इकट्ठे ही आए हैं, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। बहुत ही अच्छी बात है। और अगेन इंडिया तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ना, इंडिया इस वक्त स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, टूर्नामेंट्स करवा रहा है, बाहर से कोचेज़ ला रहा है, बहुत $मिलियन के उनके प्रोजेक्ट्स हैं। वो आए ये कर रहे हैं कि उनको अगले ओलंपिक्स में इतने गोल्ड उठाने हैं। सो वहाँ से जब निकल रहा है तो उसके पीछे हमें समझ आ रही है कि वो वजह क्या है। पाकिस्तान में से कैसे निकला है हम समझ भी नहीं सकते। सर फर्स्ट साउथ एशियन है जिन्होंने पता नहीं कितने मीटर्स की थ्रो जो है, 90 मीटर्स की थ्रो जो है उसको उन्होंने किया, फर्स्ट साउथ एशियन है, तो बहुत बड़ी बात है। पर से तो नहीं स्पोर्ट्स की हमारी, आपको पता है फ्राइडे को हम आते स्पोर्ट्स से, तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी हम सियासत कर लें। सर दुबई जो है ना वो लीक कर रहा है। थोड़े दिन पहले भी बारिश हुई थी। सर बिल्कुल, सर बारिश हो रही है, ये दूसरी किस्म की लीक्स हैं, ये टूटियाँ जो है ना किसी और ने खोली हैं। सो ढेर सारे नाम आए दुबई लीग्स के अंदर, लोग अब तक मतलब अवेयर हो चुके होंगे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर जैसे आपका ये पैनामा था, उसके बाद एक और लीक भी हुए,
तो ये उसी वैरायटी के लीक्स हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊँ, जो शायद लोगों को काफ़ियों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगा, कि दुबई जो है उनको दीगर जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि ये डेटा आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शेयर करें, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट थी कि जी वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एसेट्स हैं उनकी डिटेल दें कि हमारे रहायशी यहाँ के कितने ओन करते हैं, वहाँ पे इकामे कितनों के पास हैं, वहाँ से इनकम कौन कौन जनरेट करता है। जिसमें दुबई का तब ये जवाब था कि यार अगर हमने ये करना शुरू कर दिया ना मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो हमारा सारा सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक लेवल ऑफ सीक्रेसी की ब्लैंकेट देते हैं लोगों को, इसलिए वो यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं। और भी बड़ी वजूहत हैं, लुक्रेटिव भी होगा कुछ लोगों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस वजह से लोग दुबई जाते हैं। इसके अंदर लेकिन रिकॉर्ड कायम किया हमने, $11 बिलियन, और मेरे ख्याल में 23 से 24 हज़ार प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों से मुंसलिक हैं, और उनमें से कुछ नाम जो हैं वो आए। आई थिंक इस पूरी लिस्ट के अंदर जो नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ एसेट वैल्यू वो शायद पाकिस्तानी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर इंडिया भी है और भी हैं। नंबर 2 लेकिन शायद हम हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। $11 बिलियन होते हैं, इतना तो हमने IMF से नहीं मांगे। तो फैसल वावडा ने तो पहले ही कह दिया था जी कि मेरे हैं लेकिन डिक्लेयर्ड हैं। शेर अफजल मरवत के नाम आया, उन्होंने कहा मेरे डिक्लेयर्ड है। मोहसिन नकवी साहब की बेगम जो उनकी बीवी हैं उनका नाम आया, उनका भी उन्होंने कहा कि डिक्लेयर्ड है, बल्कि उनका उन्होंने कहा डिक्लेयर्ड है। दूसरा आज उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के तवसत से कहा कि जिसकी अनडिक्लेयर्ड है उनको हम पकड़ेंगे जाके। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी प्रॉपर्टी इसमें आई है ये हम सेल कर चुके हैं, लेकिन ये सेल करके एक और ले चुके हुए हैं और वो भी डिक्लेयर। बिल्कुल ठीक है। शर्जील मेमन और भुट्टोज फैमिली जो उनके बच्चे बिलावल, आसिफा और बख्तावर, ये इन सब के नाम जो हैं ये इसके अंदर आए, लेकिन इन सब ने कहा जी हमारी डिक्लेयर्ड है, ये सब क्लियर। इनके ऊपर तो हम बात ही नहीं करना चाहते, मतलब करनी चाहिए, लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर। 1200 से 1700 नाम इसके अंदर इस नौयत के हैं जो हमें पता ही नहीं। उसका बेसिकली पता करने का तरीका ये कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिकॉर्ड तो ये पब्लिक है, आप निकलवा तो सकते हैं, लेकिन ये मेहनत को करना नहीं चाहता। और जो ये लीक्स हैं उससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक ख़ासी होल्डिंग अपनी वेल्थ की, एसेट्स की पाकिस्तान से बाहर रखना चाहते हैं, और उनको दुबई बहुत पसंद है। और उसकी भी वजह बड़ी सादी सी है कि दुबई एक्सेसिबल है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करनी है तो वो कौन सा UK और अमेरिका और इतना दूर जाएँ, 3.5 घंटे 4 घंटे दूर एक जगह है, वहाँ आपका एसेट जो है वो शायद एक फर्म मैनेज भी कर रही है, कोई मसला हो तो आप फ़ौरन जा सकते हैं। तो उसकी मुझे वैल्यू नज़र आती है उस तरह से। रिगार्डलेस ये चीज़ हुई है, अगर तो कोई अनडिक्लेयर्ड हैं तो मैं अंग्रेज़ी में कहना चाहूँगा वेयर इज़ दी आउटरेज। वो आउटरेज किधर है इस दफ़ा जो पहले माजी में था? इसका मतलब है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लीक्स नहीं थी, ये बस इत्तफाकन लीक्स हो गई। हाँ जी, अब उसमें क्योंकि हमें ये भी पता लग रहा है कि सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके वो हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि सियासतदान के ख़िलाफ़ तो बात भी की जा सकती है और एक्शन भी लिया जाता है। इन जो पक्की नौकरी वाले हैं उनके पे ज़रा हमारे पाँव जलते हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जिस तरह से आपने कहा ना कि जिनके तो डिक्लेयर्ड हैं उन पे तो कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि डिक्लेयर्ड का मतलब ये है कि उसने जहाँ से कमाए वो भी शो कर दिया, जिस चैनल से भेजे वो भी शो कर दिया, और बाद में ये भी बता दिया कि अब मेरे ये पैसे इस जगह पर मौजूद हैं, या उन्होंने एमनेस्टी ले ली और हुकूमत में पैसे जमा करा दी। बिल्कुल। सो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो एक गौर तलब बात है ना वो ये है कि ये वो सारे लोग हैं जिनके पास पैसे मौजूद हैं। अच्छा, दुबई आपस की बात है, मैं और आप जानते हैं कि पैसे रखने के लिए कोई बहुत लुक्रेटिव जगह पिछले कुछ अरसे से नहीं है। वहाँ पे थोड़ी सी अप हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आज से कुछ अरसे पहले तक रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज से कुछ अरसे पहले तक बहुत ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। अच्छा, अब चलें, आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, यकीनन हो गई होगी, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया को जो इस वक्त ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है, और अब SIFC के क़याम के बाद यहाँ पर अब फ़ाइलों को पर लग जाएंगे, बल्कि लग चुके हैं। अब आपको रेड टेपिज़म का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब हर प्रोसेस बड़ा स्पीडी होगा। सो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये बात सच है तो फिर ये जो सारे लोग हैं जिनकी होल्डिंग्स दुबई में हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं दावे से आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि आपके पास आज अगर इजाफी पैसे हैं या कभी थे या कल को आने हैं,
जब भी वो होंगे आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी ये सोचते हुए कि मैं इनको इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। सो एक गरीब आदमी ये सोचता है कि अमीर आदमी के लिए ज़िंदगी में क्या टेंशन होगी, और जाहिर है गरीब आदमी से मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो फिजिकल पेन में होता है, ये एक मेंटल टेंशन है। बट जिसके पास पैसे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल सर, और इन्वेस्ट करने वाली बात आपकी हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जाना है हमने यहाँ पे एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे दुबई लीक्स की। सर बहुत मसले हैं, और जैसे आपने निशानदेही की कि इसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहा जा रहा है सरकारी मतलब मुलाजिम है वहाँ पे सरकार काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो सिर्फ मेरा एक पॉइंट इसके अंदर कि वहाँ ज़रा मसला इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर आप 20 ग्रेड 21 ग्रेड के अफसर अगर हैं और फिर आपकी प्रॉपर्टी अगर दुबई में पड़ी है तो वो कैसे है, ये फिर एक सवाल उठता है। और ये सवाल अमूमन ना उठे इस हमारे जैसे मुल्क के अंदर भी कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर लें हम, लेकिन चूंकि बात ही ऐसी बना दी गई है पैनमा से लेके अब तक कि यार ये इल गॉटन होगा या इसके जो भी मसले होंगे, इसलिए ज़रा बैठती नहीं सही तरह से। बिल्कुल, एक तो ये मसला है। दूसरा हम ये बात कर रहे थे कि अब जिनके तो पैसे लेजिट हैं और जिनके तो डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है, अब वो तो पैसे वापस भी ला सकते हैं, वो पैसे फ्रांस भी लेके जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको तो जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इन्वेस्ट कर देंगे, और पूरी दुनिया में इन्वेस्टर यही करता है। अंग्रेज़ी में एक मुहावरतन बात की जाती है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, ठीक है। सो इस वक्त इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है ना वो पाकिस्तान जितनी प्ली लेता है इस बात पर कि पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, और बार बार ये बात करता है कि पहले वाले जो मसाइल थे वो अब नहीं है, अब हमने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया। वो उस पर सिर्फ एक चीज़ सवाल पूछेंगे, और वो ये कि अगर सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका है तो क्या लोकल इन्वेस्टर का ट्रस्ट बहाल हो गया है? क्या लोकल इन्वेस्टर वापस आ गया है? अगर लोकल इन्वेस्टर ही नहीं वापस आया तो इंटरनेशनल कैसे आए? बिल्कुल सर, और अगेन एक ऐसे दौर में हम जहाँ पे जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है इश्यूज़ की वो उनके ऊपर बहस नहीं होती। इशू को थोड़ी देर डिस्कस करके उसको ख़त्म कर देते जाते हैं। आप जो गंदम वाला सारा मसला था उसके ऊपर किधर है आप, वेयर इज़ द आउटरीच, इस वाले के ऊपर कर ली 2-4 दिन बाद बात ख़त्म होगी। सो ये भी एक नया मैं ट्रेंड देख रहा हूँ मीडिया के अंदर के एक इशू को जब तक उसके अंदर को बहुत ही प्रोमिनेंस ना हो या उसके अंदर को मोटिवेशन ना हो तब तक उसमें इतनी बात नहीं होती। बिल्कुल, तो ये भी एक नई चीज़ चलना शुरू होगी, उसको थोड़ी देर बात की और निकली, जो कि अच्छी भी है, एक लिहाज से अच्छी भी है लेकिन बुरी भी है। और वो बुरी शायद इस वजह से है कि लोग डिसइंटरेस्टेड होना शुरू हो गए। और अगर लोग इस तरह से इंटरेस्ट ही लूज कर गए रियासती मामलात में, सरकारी मामलात में, मुल्की मामलात में, तो आप इमेजिन करें कि 24 करोड़ का मुल्क जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। सो ये कैसी जगह बन जाएगी। मतलब मैं आज ये सोचता हूँ कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हर तीसरे चौथे दिन हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि बेटा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तो अगर वो बच्चा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो वो कारोबार कैसे करेगा ज़िंदगी में, वो नौकरी कैसे करेगा, वो शादी कैसे करेगा। सो हम ऐसी पूरी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो कह रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। सो ये किस तरह का मुल्क आप देख रहे हैं, ये शेप अप कर रहे हैं, ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। ये मतलब ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि आज से 20-30 साल बाद इधर कोई 50 करोड़ ज़ॉम्बी फिर रहा होगा। सो ये इसको देखने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की। बिल्कुल सर, लास्ट वीक भी हमने ये बात की थी कि हमें को मैक्रो लेवल प्लान बताएं, हर चीज़ का बताएं, हमारा अपना भी बताएं ना, हमारी इंडस्ट्री का भी बताएं, मीडिया से क्या चाहते हैं आप। और उसी किस्से में जाना चाहता हूँ हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि मीडिया से क्या चाहते हैं। ये हालांकि खबर तो महदूद है, पंजाब हमारे सूबे के जो कि बेस्ट सूबा है लेकिन ये जो कानून है इसके बाद मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात, थोड़ा को मुझे मसला हुआ ये सुन के। ये बात हमने शायद लास्ट वीक भी जिक्र किया था इसका कि पंजाब के अंदर एक नया डेफेमेशन का ऑर्डिनेंस कह रहे हैं या एक नई एक ब्रांच आ रही है, एक ट्राइब्यूनल की हद तक डेफेमेशन को डील करने के लिए चीज़ें आ रही हैं, जिसको शुरू में तो बड़ा उन्होंने, जब मुझे ये खबर मिली थी तो बड़ा उन्होंने छुपाया उसको कि ये तो जी देखें जी, अगर कोई खबर लग जाए या टीवी पे कोई बात हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो किसी के पास रिलीफ होना चाहिए। अदालतें बड़ी चोक्ड अप हैं, पैक्ड अप हैं, तो इसलिए किसी को इस चीज़ पे रिलीफ फौरी तौर पे देना चाहिए। वो तो बड़ी चीज़ें जिसमें फौरी तौर पे रिलीफ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने डेफेमेशन चूज़ किया, चलें वेरी गुड। तो तब तक तो जिक्र नहीं था, लेकिन इससे जो मुझे
थोड़ी सी खुशबू जो आ रही थी वो यही थी कि जो हमने डरपा की बात की थी, DRPA डिजिटल राइट प्रोटेक्शन जो एसोसिएशन जो बन रही है फेडरल गवर्नमेंट की, उसी तरह की ये डिजिटल के ऊपर ज़रूर आएंगे। तो फाइनली जब ये इसी हफ्ता जो गुजरा है, वीकडेज जो गुजरे हैं, उन पे अज़मा बुखारी साहिबा ने यही कहा जी ये डिजिटल मीडिया को थोड़ा कर्ब करने के लिए ये ऑर्डिनेंस डेफेमेशन का जो है इस एक नया लाया जा रहा है। सो पंजाब के अंदर सिर्फ 3 अब डेफेमेशन के कानून हैं। एक सिविल डेफेमेशन जो ऑलरेडी चल रही है, वो केसेस इस ट्राइब्यूनल में नहीं आ रहे, वो अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, चलेंगे। क्रिमिनलाइज्ड डेफेमेशन हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबों में, सो वो क्रिमिनल डेफेमेशन भी अलहदा चलेगी क्योंकि उसकी अलहदा होता है सारा प्रोटोकॉल। ये एक तीसरा अब एक ट्राइब्यूनल ओरिएंटेड होगा मैकेनिज्म, जिसके अंदर हमारा ये नया एक सिविल डिस्प्यूट के तहत डेफेमेशन चलेगा, जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने 2-3 चीज़ें जो है वो बताई हैं कि चेंज कैसे होंगी। आप कंप्लेन करेंगे, आपका वकील केस फाइल करेगा, उस ट्राइब्यूनल में केस जाएगा, आपको विदिन 20 डेज़ शायद पेशी के लिए बुला लिया जाएगा, ना कि आपको बड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद इसका मैक्सिमम टाइम आई थिंक जो है वो कहा जा रहा है 180 डेज़ के अंदर अंदर ये केस ख़त्म होगा। और हरजाना जो है वो कैटेगरीज उनकी हैं कुछ कि जी इतना हरजाना इस चीज़ के लिए, ज़ाहिर है वो ज़रा सब्जेक्टिव ही हो जाएगा हर चीज़ में कि दावे, वो तो दावे की बेस पे होगा ना, किसी ने दावा कितने हरजाने का किया। तो बट ऐसे है सर आपके पंजाब के अंदर, आप और मैं कोई ट्वीट कर दें या सॉरी एक्स मार दें तो वो जो हमारे कंसर्न सिटीज़न है वो ख़ुद एक इदारा खुद अपनी हैसियत से, एक शख्स अपनी हैसियत से आपको और मुझे कोर्ट लेके जा सकता है कि इसने मेरे बारे में गलत, हम भी ये कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर ये अब लागू होगा कि सिविल डिस्प्यूट अगर आपने करना है तो आप इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल के थ्रू जाएं, आपको रिलीफ जल्दी मिलेगी। देखिए, अगर तो किसी की किरदार कशी हुई है ना किसी एक शख्स की, और उस पर कोई आपके पास सबूत नहीं है और वो चला गया अदालत में, तो ये तो पूरी दुनिया में होता है कि उसको जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। अच्छा, अगेन ये तो डेफेमेशन वाले कवानीन पहले भी मौजूद थे, और अगेन ये जो कह रहे हैं कि जी वो सोशल मीडिया पे भी लागू होते थे, मतलब ये तो आप खुद एक सोशल मीडिया के लिए नई चीज़ ला रहे हो, वरना ना लाते तो वही लागू हो रहे थे। अभी जब ये कवानीन बन रहे हैं तो इसमें ज़ाहिर है ये यहाँ तक रुकेगा नहीं, इसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी शुरू हो जाती हैं कि जी आप किसी महकमे को यूँ नहीं कह सकते, किसी के बारे में वो नहीं कर सकते। अच्छा, अगेन दुनिया में एक सेट ऑफ कवानीन है जो चलता है, अगर तो पाकिस्तानी कवानीन कंप्लाई करेंगे उसके साथ तो वो तो कारगर हो सकता है। आप उससे ओवर एंड बियॉन्ड जो भी करोगे ना वो मीनिंगलेस है। आप इस कानून में कुछ भी लिख के देख लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे ही यूट्यूबर्स को ये पता लगा कि यहाँ पर विक्टिमाइजेशन की जाएगी मेरी, मुझे बार बार अदालत में बुलाया जाएगा, मुझे रगड़ा दिया जाएगा, वो यूट्यूबर क्या करेगा? वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो उस यूट्यूबर से जो इनकम आ रही है, जो डॉलर्स आते हैं, मतलब यूट्यूब डॉलर्स में पे करता है, वो डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट में आते हैं। जब वो एक दफ़ा अमेरिका या किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे जाएंगे। सो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का। अच्छा, कोई अगर ये कहे कि जी ये बाहर नहीं जाएंगे या इनको बाहर वीज़े नहीं मिलेंगे, इस वक्त हमारे कितने वीलॉगर हैं जो ऑलरेडी बाहर मूव हो चुके हुए हैं। अभी एक ऐसे हैं जो जा रहे थे जिनको एग्जिट कंट्रोल की वजह से रोका है, ठीक है, तो ये जाना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इनको वीज़े भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि YouTube जब हमें यहाँ पे पेमेंट देता है ना, तो हम जमा करवाते हैं W8 फॉर्म। W8 फॉर्म वो ट्रीटी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल यहाँ बैठ के काम कर रहा है अमेरिका की किसी कंपनी के लिए, तो उस पर वो टैक्स नहीं काटते। ये पेट्रियन पे भी अप्लाई होता है, ये यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है, ये CD बेबी पे भी अप्लाई होता है। अच्छा, सो ये हम सब ने जमा करवाए हुए हैं। सो पाकिस्तान में जो पेमेंट आती है यूट्यूब की, वो पूरी आती है। यही अगर आज मैं और आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ पे जब वो हम, क्योंकि हमारे अमेरिकन अकाउंट में आएगा तो वो टैक्स डिडक्शन के बाद आएगा। अब अगर अमेरिका को ये पता हो कि यार ये बंदा महाना इतने $1000 कमाता है
और ये जब इधर आएगा तो ये इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगा, इसको घर लेना पड़ेगा, ये ग्रोसरी करेगा, ये फिर उस अमाउंट में से टैक्स भी कटवाया करेगा। सो उनके लिए तो विन विन है। अगेन वो कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस ऐसे कर रहा है कि वो कह रहा है कि जी आप निकल के फलाने रंग के लोगों को मार दें खुदा ना खास्ता, या फलाने मजहब के लोगों को ये नुकसान पहुंचा दें, तो ये तो वहां पे भी है। अगर कोई एक इंडिविजुअल उठ के कहता है कि इसने मेरी किरदार कशी की है, ये कानून वहां पे भी अप्लाई होता है। सो वो वहां पे आप अदालत जाओगे और आपको इधर से बेहतर रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे करने से क्या हो रहा है कि ये पूरी जो मार्केट है ये आप लूज कर रहे हो। लोग अभी आप देख लें कि हमारे वीलॉग ज़्यादा देखते हैं या उनके वीलॉग ज़्यादा देखते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सच वो बोल रहा है जो बाहर बैठा है, यहाँ वाला तो डरता है। आखिरी बात मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये वो मुल्क है जहाँ पे इस वक्त सरकार जो है, और जो कि अब ये भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे है, ये अपने चहीते तरीन चैनल्स के चहीते तरीन सहाफ़ियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं दिलवा पा रही। उन्हीं सहाफ़ियों को ये पता है कि यार हम अगर 50% भी सच बोल दें यूट्यूब पे आके तो हमारी ऑडियंस बढ़ जाएगी, हमें पैसे आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जी ये डॉलर खोर हैं, ये डॉलर कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, उसको ये पता है कि मैं आके झूठ बोलूँगा तो डॉलर कमाए जाएंगे। आप यहाँ पे तनख्वाह भी नहीं दे रहे। आप इमेजिन कैसे कर सकते हो कि आप उसको रोक सकोगे? ये पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है ना, वो किस तरह से अब काम करती है, ये हमारे जो पॉलिसी साज, आई एम सॉरी एजिस्ट बात है, ये जो बाबे हैं इनको पता ही नहीं है कि दुनिया अब चलती कैसे है। सो ये जो भी कानून साजी करेंगे उसका नुकसान हो सकता है, इनको फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं होगा। सर बिल्कुल इस हद तक तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी भी एक ग्रुप को अगेंस्ट द वॉल कर देंगे कि यार आप अब कुछ भी करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं और उसके लिए कानून भी हमने फ्रेश तैयार किया आपके लिए, तो वो भागने की करेंगे। या कुछ उनमें से कहेंगे जो भागना अफोर्ड नहीं करते, चलें यार देखी जाएगी फिर क्या होता है। समझ मुझे ये नहीं है कि ये पंजाब में सिर्फ क्यों किया। देखिए ना, अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया एक कानूनी उस तक के जुरिस्डिक्शनल इशू हो गया कि जी मैंने डेफेमेशन की है, फ़र्ज़ करें, या किसी ने मेरे खिलाफ़ की है और वो सिंध के किसी महकमे के बारे में, तो पंजाब में केस कर सकता है मेरे ऊपर। ये तो हम बल्कि अपना डोमिसाइल पेशावर का बनवा लें। हाँ अगर मैं किसी बंदे के खिलाफ मैंने को बात की है, मैंने ट्वीट लिखी है, मुझे लगता है वो सच है, उसको नहीं लगता वो सच है, लेकिन उनका आईडी कार्ड पे एड्रेस जो है वो क्लिफ्टन का है, तो फिर मैंने पंजाब में क्यों? सर ये किसी वकील से पूछने वाली बातें, ये हम कोशिश करेंगे इसी हफ्ते, हम बड़ी हर हफ्ते कोशिश हम करते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सपर्ट बुलाया जाए, लेकिन इस हफ्ते हम ये पूछ के हम बताएंगे कि इसका असल में पंजाब में रखने का क्या तुक है इसका। बिल्कुल। सो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो कि खड़े होंगे। अगेन ये पास मेरे ख्याल में अभी तो इसमें अदालत भी बीच में आएगी, ये पता नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा, और अगर हो भी जाएगा, अब जिस तरह से इसकी आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। दुबई ने गेमिंग वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है। वो गेमिंग वीज़ा क्या है कि गोल्डन वीज़ा जिस तरह होता है 10 साल का, जो लोग टेकन या दूसरी वीडियो गेम्स खेलते हैं वो वहाँ पर आ जाएं, दे विल बी कंसिडर्ड ट्रीटेड एज रेजिडेंट्स, वो अपना बैंक अकाउंट खुलाएं, बिजनेस करें, जो मर्जी करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपकी इतनी बड़ी तैयार हो रही है लॉट, ये अरसलान ऐश से शुरू हुआ था काम, और अब बहुत सारे हमारे गेमर्स हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं, कप्स जीतते हैं, लाखों डॉलर कमाते हैं और लेके आते हैं। अब जब इनको दुबई ये ऑफ़र करेगा तो क्या ये उसके बाद अपने पैसे पाकिस्तान वापस लेके आएंगे या दुबई में रखेंगे? दुबई में इनको डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, पाकिस्तान में तो कई दफ़ा डॉलर निकलवाना मुश्किल हो जाता है अपने अकाउंट में से। तो अगेन अब ये क्या सोच रही है गवर्नमेंट कि कैसे इनके लिए मज़ीद हम इनको इंसेंटिव दें कि ये ना जाएँ, कि इनको ये कहा जा सकता है कि आप एक लग्जरी गाड़ी बगैर टैक्स के रख लो। इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। मैं तो वैसे ही लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ। बात यह है कि अगर आपने ये फैसला किया कि भाई ठीक है जा रहा है तो जाए, यू आर लूजिंग मनी एंड दैट टू इन डॉलर्स। सर मेरी इस पे थ्योरी ये है कि हमें ना हमेशा से, अभी की बात नहीं, हमेशा से हमारे मुल्क के जो लीडर्स हैं उनको एक चीज़ का शौक़ है कि जो डॉलर्स है ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है गेमर से आ जाएँ, यूट्यूबर से आ जाएँ या किसी और तरीके से डॉलर्स आ जाएँ, वो चाहते हैं डॉलर्स आए कर्जे से, क्योंकि हमेशा से ऐसे हुआ है और हमेशा से IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB वगैरह से कर्जा लिया है डॉलर्स पे, और फिर उसको वापस करने की जब बारी हुई तो उसको रीस्ट्रक्चर करा ली। सो ये सर हमारी ट्रेडिशंस हैं और ट्रेडिशन ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ये बुजुर्गान कहते हैं। तो वही जो बुजुर्गान जो इतने सालों से मतलब लोन शोन ले के ही मुल्क चला रहे हैं, उनको आपको क्यों लगता है कि फ़िक्र होगी कि गेमर जा रहे हैं यहाँ से या कोई यूट्यूबर जा रहा है? वो कहते हैं यार हमने जब मांगना ही कर्जा है,
तो जान दो सब, जिसने जाना जाए, सब वो खुले में है। वो आपने, मैं हैरान हो गया, आपने कहा कि किसी को रोक लिया एग्जिट कंट्रोल की वजह से, जाने दे उसको। सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे हम आए दिन प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर को जज करने की यार्डस्टिक भी यही होती है कि यार एल बड़ा चंगा मांगता है ठीक है, हमने मांग के ही डॉलर लेने हैं। और अगर आज बात ये है कि हमने मांग के लेने बंद कर दें हम डॉलर, तो फिर मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का करना क्या है, हमने काबीना का करना क्या है? मतलब कानून साजी, पॉलिसी साजी तो हमें भी पता है कि कहीं और होती है, ये तो हमने रखे ही मांगने के लिए हुए हैं तो इनका मसरफ मकसद खत्म हो जाएगा अगर हमने डॉलर मांगने बंद कर दिया। हाँ सर देखिए ना सर, और मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, जो पुरानी चीज़ें हो रही हैं, ट्रेडिशंस नहीं ब्रेक करनी चाहिए। लोग परेशान, यहाँ मैं आपको कहता रहता हूँ सर, यहाँ बारिश हो जाए तो लोग जो उनसे गाड़ी नहीं चलती, आप सोचिए हम लोन लेना छोड़ दें और सही तरीके से पैसे आना छोड़ दें, ये आवाम नहीं रेडी सर इस चीज़ के लिए, सर मसला हम में। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। एक और खबर हमारे पास है, वो सर ऐसे हुआ कि आपने बताया था मुझे कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाने का एक मूड बन रहा था। नैब की जो केस चल रही, मेरे ख्याल में इसकी ये 52nd हियरिंग थी, 92 तक का बड़ा रिकॉर्ड है कि उसकी वो हो रही थी, जिसके अंदर उनको भी दावत दी। तो पहले तो उनको शायद कहा फिजिकली आ जाएं, फिर आई थिंक अथर मंडेला ने कहा था कि आप बाय वीडियो लिंक आ जाएं, तो बाय वीडियो लिंक आ गए वो, और सब कुछ चला। उनकी बारी नहीं आई बोलने की अलबत्ता, और उनको अभी उसके बाद उनकी ना एक पिक्चर लीक हो गई कल के रोज़, और उस पिक्चर में बस वो नॉर्मल लग रहे थे बिल्कुल, मतलब लोगों को जो पीटीआई सपोर्टर्स एंड फैंस हैं जिनका चेहरा नहीं हुआ था पिछले साल की अगस्त से लेके अब तक, उन्होंने देख लिया। और वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने देखा, उन्होंने आस्तीनें भी यूँ की हुई थी और वो बड़े बफ लग रहे थे, ऐसे लगे। ज़ाहिर है ये बातें तो होनी थी, आप और कई दफ़ा कह चुके, जब पहली तस्वीर आ जाएगी तो लोग जो हैं वो हर किस्म की बात करेंगे, तो वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट इसके अंदर ये बात है कि ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये नैब की तरमीम का केस है, नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम का केस है। ये जो आपके इस मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम है, ये उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आप इसका क्या करते हैं। और इसको हमने थोड़ा सा कल मजाक इसलिए बनाया कि जब वो तस्वीर लीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने इसको एक ऐसी मोहलत के लिए उन्होंने आगे कर दिया है जो हमें पता ही नहीं किया है कि अगली पेशी अब इसकी कब होनी और इसके अंदर क्या बातें होंगी, और आया जो इमरान खान साहब उनको बोलने दिया जाएगा या उनको नहीं बोलने दिया जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है जब वो बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, वो उन तो नहीं रुकते, उनको कैमरा नज़र आ जाए तो वो तो उनकी तो मोटर ऑन हो जाती है। तो ये सारी से चीज़ें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। तो बस ये सर किस्सा है। ये सर देखें, जो पीटीआई है ना, उनको तो बहुत इससे एज मिला है, और उसकी वजह ये है कि लोग अपने पार्टी लीडर को, जो भी उनको चाहने वाले हैं, वो देखना चाहते थे। वो एक चीज़ तो ये देखना चाहते थे क्योंकि रूमर्स थी जो आ रही थी, पीटीआई सपोर्ट जी वो ही स्ट्रॉन्ग, उनको कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। जो पीटीआई सपोर्टर्स नहीं हैं वो कह रहे थे जी वो टूट गए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे किस तरह बाहर निकालो। सो अब वो जो तस्वीर आई है, वो तस्वीर से अब जो है ना अगेन है, तो चाहे मैं कोई यहाँ बात तो उनसे कोई भी नहीं हुई, लेकिन तस्वीर आने के बाद अब टेवे लगाना ज़रा आसान हो गया है कि अच्छा उनकी अंदर हालत क्या है। सो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये है कि कोई भी इशू हो, जिस तरह हमने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि 4-5 दिन या 4-5 महीने डिपेंडिंग ऑन द इशू बहुत शोर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ नीचे आता चला जाता है। सो इसी तरह खान साहब को जेल गए हुए साल से शायद ऊपर हो गया, या साल होने वाला है, साल हो जाएगा अभी 1-2 महीने। बिल्कुल। सो अब वो थोड़ा सा उस बारे में बात होनी कम हो गई थी। अब ये जो तस्वीर आ गई है वो दोबारा से एकदम से ग्राफ चढ़ गया है। अब दोबारा इस पे बहुत बात होगी, अगेन सिर्फ लोकली नहीं होगी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी होगी, दूसरे ममालिक से भी मैसेजेस आएंगे। सो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक सियासी पार्टी जो कि ज़ेर ताब हो उसमें फूंक भर देती है। सो अगेन जब अदालत ने इनको कॉल किया था तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन आई कई क्वार्टर्स से। सरकार भी हमें शायद मतलब मजबूर लगी ऐसे बयान देने में कि ये नहीं करना चाहिए। सो अगेन उससे पता था कि अगर ये होगा तो पीटीआई को सियासी माइलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि मिली है। अगेन हम देख रहे हैं कि कुछ जो है ना कशमकश नज़र आ रही है रियासती इदारों के अंदर भी।
सो वावडा साहब जो बयानात दे रहे हैं वो आपकी नज़र से गुजरे होंगे। वो जो बयानात हैं वो किसी पॉलिटिकल लीडर पार्टी के बारे में नहीं है, वो अदालत के बारे में, ठीक है। सो विदाउट इवन वो जो है ना डिस्कसिंग के उनके वो ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, मेरिट्स के हैं उसके, बात ये है कि अदालत एक ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पे हायर कोर्ट, कि वो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर सकती है एक इंडिविजुअल की अगर वो चाहे। सो लोग घबराते हैं ऐसा करने से। वो अगर नहीं घबरा रही ये करने से, तो इसका मतलब है कि शायद जो कशमकश है वो एक शख्स और एक इदारे के दरमियान नहीं है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सो ये किस टाइमिंग पे कशमकश शुरू हुई है, उसमें से एक ये वाला भी था शायद फैसला। अगेन हम तो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो अंदर की बात, लेकिन टाइमिंग उसमें ये भी थी कि खान साहब को अपेयर करवाना अदालत में। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब आप टाइमिंग देखेंगे तो आपको पीसेस जोड़ने में आसानी हो जाएगी और वो पूरा पिक्चर आप पेंट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ ब्रेक पे जाते थे मैं ऐड कर दूं कि जिन्होंने ये लीक की है, कल मैं पढ़ रहा था किसी अखबार के अंदर कि वो पकड़े गए हैं, जिनसे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लीक हुई है तस्वीर। अब उनका पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। तो बहरहाल सर तस्वीर लीक हो गई, अब क्या करें, बात तो करनी है ना उसके बारे में, तस्वीर लीक हो गई है। तो यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर से आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर गर्मी 21 तारीख से हीट वेव एक्सपेक्टेड है। वैसे तो हीट वेव चल ही रही है, कोई वो जो आपने ज़्यादा सर मैंने कम नज़र ही लगाई है आपने कि मौसम बिल्कुल ठीक है, ऐसा कभी मई में हुआ नहीं। तो लें सर आगे जो हार है उसके लिए तैयार हो जाएं। सर 15 मई तक आपका अच्छा टाइम गुजर गया, अब आप आगे क्या चाहते हैं? मतलब अब तो ये तो होना ही था सर। जून तक हो जाता है वो फर्स्ट ऑफ द मंथ का ना, एक बंदा वैसे ही रीसेट हुआ होता है कि चलो यार पहली से गर्मी पड़ी है। अच्छा एनीवेज, तो 21 से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने के इम्कानात हैं। अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त 43 to 45 आपका चल रहा है टेम्परेचर जो हाइज़ हैं आपके, तो इनमें 5 से 8 डिग्री का कह रहे हैं फ़र्क पड़ेगा, जो कि मतलब आप 50 से आगे चले जाएंगे, जो कि बहुत ख़तरनाक है। हाँ जी, मतलब 48 भी फील्स लाइक तो 54 होता है ना। तो ये तो खैर गर्मी की हद तक बात रही। स्कूलों ने पंजाब की जो एजुकेशन की इंतज़ामिया है उन्होंने फिर ये कहा कि जी 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो पहले ही हमें पता था कि 1 जून से लेके 14 अगस्त तक छुट्टियां उन्होंने दे दी हैं, वो तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 1 जून से स्कूल्स बंद है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब तक आपका स्कूल्स ऑन है तो उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो होंगी सुबह मंडे टू थर्सडे सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, और जुम्मे के रोज़ हुआ करेंगी 7 बजे से 10 बजे तक। और ये जो कमिंग मंडे है ये तब से होगा सारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा, सो बुनियादी बात ये है कि अगेन माँ बाप कैसे डील करेंगे इस चीज़ से? मतलब अगेन उनके साथ मशवरा किया गया था कि हम ये करने लगे हैं, मतलब छुट्टी ज़्यादा बेहतर है या स्कूल आवर्स कम करना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि अगर माँ बाप काम करते हैं तो बच्चों को कहीं पे मतलब कोई डे केयर चाहिए या कोई घर का फ़र्द है जो उनके साथ रहेगा या क्या होगा। अब अगेन वो बच्चों ने जाना भी है, टाइम से पहले वापस भी आ जाना है, और सो ये वो चीज़ें हैं कि इस पे बात होने की ज़रूरत थी, अभी भी है। और ये जो है सिंध और बाकी मतलब सिंध में तो ख़ास तौर पे हीट एक्शन प्लान मौजूद है, और पता नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, लेकिन प्लान मौजूद है। इंडिया में 23 स्टेट्स में इसको लागू किया गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि बच्चों के छुट्टियां देनी हैं, पानी किस तरह रखना है, लोगों को हाइड्रेट किस तरह करना है अगर कोई हो जाता है डिहाइड्रेट, तो और बहुत सारी उसकी चीज़ें थी। तो वो एक तो पंजाब को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको दीगर सूबों को भी करने की ज़रूरत है। और अगेन ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स अगर हों तो उसमें तो जाहिर है आप खुद ही फैसले कर रहे हो, अब वो तो यहाँ पे हैं नहीं। तो ये जो हमारी मनसूबा साज और कानून साज असम्बली हैं, ये पता नहीं हमसे पूछती हैं नहीं पूछती, इनको जो बेहतर लगता है ये कर देती हैं। अब इसके बाद मतलब डिस्कस करें ना कि इससे माँ बाप को जो मसला होगा उसको कैसे टैकल करना है। सर बिल्कुल। देखें ना सर,
स्कूलों की हद तक भी मैं उस दिन पढ़ रहा था, मतलब आज के दिन सॉरी पढ़ रहा था, जब ये सोशल मीडिया पे खबर आई तो किसी शख्स ने लिखा हुआ था, तो ये भी गरीब का मसला है, गरीबों के मसले हैं, क्योंकि उनके स्कूलों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती है और वो अमीरों के स्कूल में तो एयर कंडीशनिंग होती है। और तो ये भी मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं उनमें हर एक स्कूल के अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं होती। ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि हर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो प्राइवेट है तो उसमें एयर कंडीशनिंग होती है, उसमें नहीं होती। हाँ, कुछ में होती भी है, ये बात सच है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपका एक प्रीमियम चार्ज करते हैं फिर उसके लिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट सर, बात वो है नहीं। अगर तो आप सिर्फ बच्चे को स्कूल भेज दें इस चीज़ के लिए कि वो क्लासरूम में बंद रहे, इसी के दवा खाता रहे, तो फिर स्कूल का फ़ायदा क्या हुआ? स्कूल तो आपकी सोशल बिल्डिंग स्किल्स के लिए होता है, पढ़ाई लिखाई तो बंदा कर ही लेता है। सो दूसरा, अब चूंकि आपने बंद करने का ऐलान नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज किया, तो देखिए हर बंदे की रूटीन जो है वो अभी तो सेट हुई है। अभी मतलब जो ये छुट्टियां ईद की थी ये सेट होंगी, उसके बाद फिर आपने फिर चेंज कर दिया सारा कुछ। तो लोग जो अब तो देखिए ना सिर्फ ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स बढ़ना शुरू हो गए हैं हमारे शहर में बढ़ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे। लेकिन फिर स्कूल एक ऐसी जगह होती है जिसमें आप एक टाइम पे भेज दें और फिर दोपहर में आप जाके पिक कर लेते हैं, ताकि अगर आपका पार्ट टाइम अगर आप वर्क करते हैं या करती हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्या बात हुई कि आप 7 बजे भेजें और 3.5-4 आवर्स बाद आप उसको वापस उठा लें। और आपने कहा कि पेरेंट्स से मशवरा नहीं किया, मेरे तो ख्याल में गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल से भी मशवरा नहीं किया। बिल्कुल। फिर इसमें आप ये देखें ना कि आपके 1 जून से छुट्टियां होती हैं ना अमूमन गर्मियों की, तो अब अगर ये अर्ली कर देते हैं या जिस तरह से टाइम कम कर, छुट्टियाँ जून से ही है, छुट्टियां जून से, अब इन्होंने टाइम कम कर दिया है। अभी आप देखें कि पिछले 2 साल से मज़ीद छुट्टियां करवानी पड़ रही हैं बच्चों को। अक्टूबर से दिसंबर तक स्मॉग में कभी 5 दिन के लिए ऑफ हो जाता है, कभी 1 हफ्ते के लिए ऑफ हो जाता है। सो अब वो भी ऐड हो गया। अब उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है कि क्या अब हम ईद की छुट्टियां कम कर दें? क्या अगर रमज़ान में बच्चों को कम देर के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दें? मतलब अगेन आपने करिकुलम किसी तरह तो पूरा करना है। आप करिकुलम अपना जो है उसको इस तरह डिज़ाइन करें कि आपका पूरे कवर हो, ईयर करिकुलम कवर हो। सर बहरहाल इस पे हम मतलब ये एजुकेशन वाली चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक डिस्कशन मज़ीद मांगते हैं। हम इस पे और भी डिटेल्स आएंगी, आई थिंक इसके ऊपर आई थिंक प्राइवेट स्कूल भी कुछ कहेंगे और पेरेंट्स भी कहेंगे, तो इसको हम कल या परसों किसी दिन आगे ले जाएंगे और बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।